हमारे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है सरकारी बजट से रिलेटेड, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्वेश्चन अक्सर जो है 4 नंबर में 5 नंबर यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो सरकारी बजट वाला जो चैप्टर है ना, आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी गारंटी है कि इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है। इसमें कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, कई सारे ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं जो पढ़ना, लेकिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना होगा कि सरकारी बजट के उद्देश्य क्या है, दूसरा सरकारी बजट के घटक, और तीसरा घाटे का बजट। और इन सभी चीजों के बारे में आज मैं आपको स्टेप टू स्टेप समझाऊंगा। और एग्जाम में आने वाले वो कौन कौन से लैंग्वेज है, कौन किस टाइप का लैंग्वेज होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन पेपर में आता है, उन सब की चीजों के बारे में बताऊंगा। आज शुरुआत करेंगे सरकारी बजट के अर्थ से, मीनिंग से। ठीक है, तो जहां पर हम मीनिंग की बात करते हैं तो यहां पर है बजट क्या है। नॉर्मली जब भी हम बजट की मतलब की बात करते हैं तो बजट का मतलब होता है आय और व्यय का ब्यौरा। क्या होता है? आय तथा व्यय का कंप्लीट ब्यौरा होता है ये। ठीक है, जहां पर ये देखते हैं कि हमारी इनकम अगर 10,000 रुपीज है तो 10,000 रुपीज को हम किस किस हिसाब में खर्च करेंगे, हमारा एक्सपेंडिचर क्या कहाँ का कितना कितना, तो ये तमाम जो हिसाब किताब होता है ना, उसको बजट कहते हैं। लेकिन ये बजट घरेलू बजट के रूप में आता है क्योंकि हमें पहले से ही पता होता है कि हमारी इनकम कितनी है, हम उस इनकम को किस हिसाब से खर्च करने वाले होते हैं। लेकिन इसी बजट को जब सरकार के साथ जोड़ देते हैं और बोलेंगे सरकारी बजट के बारे में, तो सरकारी बजट क्या है? तो ध्यान में रखिएगा, सरकार के द्वारा बनाया गया बजट। अब बात यह है कि सरकार की ना ही आय फिक्स होती है, ना ही सरकार के व्यय फिक्स होते हैं, उनके इनकम एक्सपेंडिचर का पता नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये पता होना चाहिए कि हम सरकार के द्वारा साल भर में देश के विकास के लिए कितना खर्च किया जाना है, और उस खर्च को पूरा करने से के लिए सरकार के पास पैसे कहां से आएंगे। तो ऐसे में सरकारी बजट के अर्थ की बात करते हैं कि सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष, जो कि क्या होता है? आगामी वर्ष होता है, क्योंकि ये हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। आगामी एक वित्तीय वर्ष के लिए तैयार अनुमानित आयों एवं व्ययों का क्या है? विवरण है। ठीक है, अब बात यह है कि एक वित्तीय वर्ष, अगर भारत की वित्तीय वर्ष की बात करते हैं तो ये 1 अप्रैल किससे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के लिए तैयार होता है। और पता होना चाहिए आपको, भारत का जो बजट होता है हर साल 1 फरवरी को कहाँ पेश किया जाता है? संसद की तरफ पेश किया जाता है, और इसका नाम दिया जाता है आम बजट। ठीक है, आम बजट मतलब यूनियन बजट के नाम से जाना जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा देश की रक्षा मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है हर साल। अब उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को जो बजट पेश होता है, उस बजट पिछले साल जो बजट पेश होता है उसको कंप्लीट विवरण दिया जाता है कि पिछले साल का बजट का ये हिसाब किताब है, इतना हमने अलॉट किया था, इतना हमने खर्च कर दिया, तो पूरा उसका एनालाइज किया जाता है। उसके अगले दिन फिर बजट पेश किया जाता है, जो ये बताया जाता है आने वाले अकाउंटिंग ईयर में, यानी कि इस साल जो 1 फरवरी 2026 को जो बजट पेश किया जाएगा संसद में, वो लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 तक के लिए। तो इसमें इस 1 साल में सरकार क्या क्या करने वाली है, कौन कौन सी योजनाएं लाने वाली है, कहाँ कितना पैसा खर्च किया जाएगा, नया टैक्स स्लैब क्या होगा, टैक्स बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा, नई योजनाएं शुरू की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, ये सब चीजों के बारे में कंप्लीटली विवरण रखती है। अब इन सब के पीछे बात यह है कि सरकार के द्वारा सरकारी बजट बना ही क्यों जाता है, तो यहां पर पॉइंट होता है सरकारी बजट के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। सरकारी बजट, पहली बात तो है सरकार को बजट बनाना, क्योंकि सरकार बिना बजट बनाए 1 रुपए भी खर्च नहीं कर सकती, एक ढेला भी सरकार का खर्च नहीं होता बिना बजट के। तो बजट को पहले पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, वहां पर बहस होती है, फिर वहां पर पारित होता है, फिर वो कानून बनता है, राष्ट्रपति का होता है, उसके बाद सरकार उस पैसे को खर्च कर सकती है। तो इसको बनाने के पीछे सरकार की विशेष मंशा होती है, जिसको हम उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं।
जिसमें को अगर पॉइंट टू पॉइंट हेडिंग से समझे, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है आय तथा संपत्ति का क्या हो जाएगा, पुनर्वितरण। सरकार हमेशा देश की जो आय है और संपत्ति को उसको पुनर्वितरित करती है। पुनर्वितरित करने का मतलब होता है सरकार चाहती है बजट के द्वारा कि जो देश में गरीब है और जो धनी वर्ग है उनके बीच का जो अंतर होता है उस अंतर को कम किया जाए। तो धनी और गरीब वर्ग के बीच में जो आय की असमानता है उसको कम करने के लिए सरकार जो है कर संबंधी नीति लेके आती है, यानी कि टैक्स का यूज करती है। इसके लिए सरकार क्या करती है, गरीबों पर टैक्स घटा दिया जाता है और अमीरों पर टैक्स बढ़ाया जाता है ताकि ये जो आय और संपत्ति का जो वितरण है, असमान वितरण है, वो कम हो सके। दूसरा है सरकार अपने बजट में सबसे इंपॉर्टेंट जो करती है वो है संसाधनों का पुनः आवंटन। ठीक है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सरकार क्या करती है, सरकार उत्पादन के जितने भी साधन है, उत्पादन के साधनों को निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच में समान रूप से वितरित करती है ताकि देश में लाभ उद्देश्य और देश के हित का भी सही संतुलन रखा जा सके। क्योंकि निजी क्षेत्र के उत्पादन करने का उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ बढ़ाया जाए और निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाने का देना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना उनके हम उत्पादन कार्य को पूरा नहीं कर सकते। और साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र को भी बढ़ाना पड़ता है, उनको भी समान रूप से साधन अपडेट किए ताकि देश के हित की हो सके। पुराने समय में ही सरकार सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत विशेष बल दे रही है, हालांकि धीरे धीरे उस पर कम हो रहा है, लेकिन फिर भी सार्वजनिक क्षेत्र को उचित बल दिया जाता है। और इसी बजट के थ्रू ही सार्वजनिक क्षेत्र के से संबंधित तमाम जो है नियम कानून बनाए जाते हैं, कितना खर्च होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा। जो तीसरा उसका उद्देश्य है वो है विकास दर। जो वृद्धि दर है देश का उसमें वृद्धि करना, विकास दर में क्या करना, वृद्धि करना। और विकास दर वृद्धि करने के लिए सरकार के द्वारा उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने पर जोर दिया जाता है। इसके लिए सरकार जो है नए नए योजनाओं को शुरू करती है, नए नए कार्य को लगाती है, उत्पादन के नए अवसर पैदा करती हैं। ठीक है, कार्य करने के अवसर पैदा ताकि उत्पादन बड़ी तेजी से बढ़े। उसके बाद है सरकार बजट के माध्यम से रोजगार में वृद्धि करने का प्रयास करती है। ठीक है, इसके अलावा सरकार बजट के माध्यम से देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करती है। इसके अलावा सरकार अपने बजट के माध्यम से जो सार्वजनिक क्षेत्र का होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रबंधन करती है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र जो है नए खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, इनकी बिक्री होगी, उसका नेतृत्व कैसा होगा, लाभ है हानि, ये तमाम इसमें अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा सार्वजनिक वस्तुओं की व्यवस्था करना, मतलब देश में जो सार्वजनिक वस्तु चाहिए लोगों को, जैसे नालियां चाहिए, रोड चाहिए, इन सब चीजों की व्यवस्था करना, ये सब सरकार के प्रमुख उद्देश्यों में से है। सरकार बजट इसलिए तैयार करती है ताकि लोगों को सुविधाएं प्रदान किया जाए। तो ये सरकार के द्वारा बनाए गए जो बजट के प्रमुख उद्देश्य है, इसमें से कोई दो तीन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, थोड़ा डिटेल से समझिएगा और एग्जाम में पूछा जाए तो लिख दीजिएगा। इसके बाद जो पॉइंट है वो समझना है हमें बजट के घटक। बजट के घटक या घटक कह सकते हैं या इसको हम बजट के अंग कह सकते हैं। तो जब बजट को हम बांटेंगे तो बजट के दो प्रमुख घटक होता है, एक होता है बजट प्राप्तियां या इसको हम बजट आय के नाम से जानते हैं, और इसका दूसरा भाग है बजट व्यय। ठीक है, एक हिस्सा मतलब सरकार बजट के माध्यम से कितना आय प्राप्त करने वाली है, और दूसरा बजट। जब बजट प्राप्ति की बात करते हैं इसका मतलब होता है सरकार के द्वारा एक वर्ष में प्राप्त करने वाली
अनुमानित आयों का योग है। ठीक है, इसमें यह देखा जाता है सरकार एक साल में कितना अनुमानित आय प्राप्त करने वाली है उसका योग होता है। और बजट व्यय का मतलब होता है एक वर्ष में देश में व्यय होने वाले अनुमानित राशि, सरकार के द्वारा कितना व्यय की जा रही है उसका राशि। जब हम बजट प्राप्ति और बजट आय की बात करते हैं तो इसको भी दो वर्गों में बांटा जाता है, दो घटक होते हैं। एक होता है राजस्व आय, इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और दूसरा है पूंजीगत आय, पूंजीगत आय दैट मीन्स कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, इसके दो प्रमुख घटक है। उसी प्रकार से बजट व्यय के भी दो प्रमुख घटक होते हैं, इसको बोलेंगे हम राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, और दूसरा क्या है पूंजीगत व्यय। ठीक है, यहां पर हमें ये बजट के ये घटक पढ़ने होते हैं, इन सब घटकों के बारे में डिटेल से पढ़ना होता है। हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में किसी के बारे में पूछा जा सकता है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, अब इन चारों ही घटकों के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करेंगे पहला नंबर जिसको बोलेंगे राजस्व आय या राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां क्या है? राजस्व प्राप्ति का मतलब होता है सरकार की वो प्राप्तियां जिनसे सरकार की संपत्तियों एवं दायित्वों पर क्या नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता। मतलब वे प्राप्तियां जो सरकार को सरकार के नियमित कार्य से प्राप्त होती है, इससे सरकार की संपत्तियों और दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं होता है। अर्थात इसके अंतर्गत ना ही सरकार की संपत्तियों में कमी होती है और ना ही सरकार की किसी भी दायित्व में वृद्धि होती है। इन दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको राजस्व प्राप्तियों की नाम से जानते हैं। जब हम राजस्व प्राप्तियों की बात करते हैं, इन राजस्व प्राप्तियों के भी दो कारक है, दो प्रकार होता है। एक होता है कर प्राप्तियां, ठीक है, जिसको बोलते हैं टैक्स रिसिप्ट्स, और दूसरे को बोलते हैं गैर कर प्राप्तियां, गैर कर प्राप्तियां, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। ओके, तो दो प्रकार की राजस्व प्राप्तियां हो जाती हैं। अब यहां पर जब टैक्स प्राप्तियों की बात करते हैं तो सबसे पहले ये तो समझना पड़ेगा कर क्या है, व्हाट इज टैक्स। हम टैक्स की बात करते हैं, आखिर ये कर क्या है, क्योंकि सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत टैक्स ही है। सरकार विभिन्न चीजों के ऊपर टैक्स लगाती है, उस टैक्स के माध्यम से सरकार को जितना भी इनकम होता है ना, वो सरकार की आय का सबसे बड़ा सोर्स है। तो कर क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे? कर जनता द्वारा सरकार को अनिवार्य रूप से किया गया भुगतान है। ठीक है, सरकार को अनिवार्य रूप से जनता के द्वारा किया गया भुगतान है, जिसके फलस्वरूप कोई विशिष्ट सेवा की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, मतलब सरकार के द्वारा कोई विशिष्ट प्राप्ति ये सभी के लिए एक समान होता है। तो जब हम कर की बात करते हैं कि कर प्राप्तियों की बात कर लेते हैं, तो यहां पर समझना पड़ेगा कि जो कर है, कर के प्रकार भी पढ़ने पड़ते हैं। तो करों के दो प्रकार हैं, एक है प्रत्यक्ष कर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर जिसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है,
प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो यहां समझिए प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है, क्या, वह कर जिसमें कर भार एवं कर का भुगतान दोनों समान व्यक्ति द्वारा उठाया जाता है। ठीक है, मतलब यहां पर जिस पर टैक्स लगाया जाता है, यहां पर टैक्स उसी को पेमेंट करना पड़ता है, और दूसरा संपन्न यहां पर टैक्स का हस्तांतरण नहीं होता, टैक्स का हस्तांतरण नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि टैक्स हम पर है, हम किसी और से वसूल करें। तो जब हम प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आयकर, मतलब इनकम टैक्स। दूसरा है संपत्ति कर यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स। फिर है निगम कर, निगम कर का मतलब होता है कारपोरेट, जो कारपोरेट सेक्टर पर लगाया जाता है टैक्स है। इसके अलावा जो उपहार कर है, मतलब जो गिफ्ट वगैरह मिलता है उस पर लगने वाला कर, ये सब आपका प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल है। अब बात करेंगे जो अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जहां पर करभार वाला व्यक्ति एवं कर का भुगतान करने वाला दोनों ही क्या होते हैं, अलग व्यक्ति होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब यहां पर करों को दूसरे व्यक्ति पर हस्तांतरित किया जा सकता है, और इन करों से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। आप इन सब वस्तुओं का यूज मत करो, टैक्स मत दो। तो अप्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है वो जीएसटी है, वैट लगता है, इसके अलावा इसमें एक्साइज ड्यूटी है। ये सब इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है, जो बेसिकली वस्तु और सेवा पर लगने वाला टैक्स होता है। जो वस्तु सेवा का प्रयोग करेगा वो टैक्स देगा, जो नहीं करेगा वो नहीं टैक्स। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर सबके ऊपर एक समान लगता है, लेकिन जो प्रत्यक्ष कर है वो इनकम के अकॉर्डिंग बढ़ता और घटता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया कर प्राप्तियां। इसका जो दूसरा हिस्सा है उसको बोलते हैं गैर कर प्राप्तियां। क्या बोलते हैं बेटा, गैर कर प्राप्ति। गैर कर का मतलब होता है करेतर प्राप्तियां बोलते हैं इसके दूसरे नाम से। करेतर प्राप्तियां मतलब वो कर जो कर के अलावा प्राप्त होती है, कर के अलावा प्राप्त आय। सरकार की बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती हैं, बहुत सारी रिसिप्ट ऐसी होती हैं जहां पर कर के अलावा सरकार को प्राप्त होती हैं। जैसे सरकार बहुत सारी सेवाएं सरकारी सेवाओं के बदले आय प्राप्त होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार के अस्पताल है, ठीक है, सरकारी स्कूल है, सरकारी विभाग है, इन सब से विभिन्न प्रकार की फीस वसूली जाती है। इसके अलावा सरकार के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है, लाइसेंस वसूला जाता है, लाइसेंस फीस वसूला जाता है। इसके अलावा सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क वसूला जाता है। ठीक है, सरकार के नियम कानून के लिए सरकार के द्वारा जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा एक होता है एस्टीट, सरकार के द्वारा बेनामी संपत्तियों को अपने पास कर लिया जाता है। तो ये सब सरकार को प्राप्त होने वाली। इसके अलावा सरकारी उपक्रमों से प्राप्त आय। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के ब्याज की सरकार को प्राप्ति होती है। तो सरकार को ऐसा नहीं कोई टैक्स से ही पैसा मिलता है, नहीं, इसके अलावा बहुत सारे दूसरे सोर्स होते हैं, वहां से भी सरकार को प्राप्त मिलते हैं। तो ये सब कंप्लीटली अब सरकार की कौन सी प्राप्तियां हैं, राजस्व प्राप्तियां, क्योंकि इन सब प्राप्तियों में सरकार को किसी प्रकार की संपत्तियों का नुकसान नहीं उठाना पड़ता, कहीं से उधार लेना की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो दूसरा टाइप का है जो प्राप्तियां हैं, इसको नोट कर लिया होगा आपने, जो दूसरे टाइप की प्राप्तियां हैं जिसको बोलते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, जो पूंजीगत प्राप्तियां, जब हम पूंजीगत प्राप्तियों की बात करते हैं तो ध्यान में रखिएगा सरकार की वे प्राप्तियां, सरकार की वे प्राप्तियां, ठीक है, जिससे डायरेक्टली सरकार की संपत्ति और दायित्व का प्रभाव होता है। मतलब यहां पर वे प्राप्तियां जिनसे
या तो संपत्तियों में कमी आती है, या तो सरकार के दायित्व बढ़ जाते हैं। मतलब या तो सरकार की जो प्रॉपर्टी है सरकार को बेचना पड़ जाता है, सरकारी कंपनियां बेच दी, पैसे आ गए, या फिर दायित्व बढ़ने का मतलब होता है सरकार के जो कर्जे होते हैं कर्जे बढ़ जाते हैं। जब हम इन प्राप्तियों की बात करते हैं, ये तीन प्रकार की प्राप्तियां हैं, ठीक है। एक पहला प्राप्तियां है विनिवेश, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो हो गया ऋणों की वसूली, ठीक है, और नंबर थ्री हो गया सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण, ठीक है। तो जब हम विनिवेश की बात करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश का मतलब होता है क्या, सरकारी संपत्ति या सरकारी अंशों का निजी क्षेत्र को क्या करना, विक्रय करना। और ये सरकार की पुराने समय में से चलने वाली प्रक्रिया है, जहां पर सरकार की जो लॉस मेकिंग सेक्टर होते हैं या सरकार को कोई फायदा नहीं हो रहा है या फिर जो सरकार चला नहीं पा रही, सरकार उन सेक्टरों के हिस्से को बेच देती है या पूरा का पूरा सेक्टर ही प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेच दिया जाता है। इससे सरकार को बहुत सारा पैसा प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं विनिवेश। दूसरा, सरकार जो ऋणों दिया, मतलब दूसरों को दी जाने वाली जो लोन होते हैं, मतलब जब सरकार किसी को कर्जे दे रहा है, दिए गए कर्जे की वसूली को ऋणों की वसूली कहते हैं, ठीक है। चाहे राज्य सरकार को दे रखा हो या फिर दूसरे देशों को दे रखा, सरकार कर्ज देती है तो उस कर्जों को जो वसूल करती हैं उसको हम बोलते हैं ऋणों की वसूली करना, ठीक है। नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण का मतलब होता है विभिन्न संस्थागत संस्थाओं के द्वारा क्या लेना, लोन लेना, लोन लेना। चाहे वो क्या कहते हैं WTO से लोन लिया जाए या फिर वर्ल्ड बैंक से लोन ले, ठीक है, या फिर किसी एवरोड कंट्री से लोन ले, अमेरिका से लोन, अलग अलग जैसे लोन लेने की प्रक्रिया को सार्वजनिक ऋण लिया जाए। ये तब लिया जाता है जब सरकार अपने इनकम से अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इनकम में घर बनाना चाहते हैं, 20 लाख का घर का टारगेट है, हमारे पास केवल 15 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए कम पड़ते हैं, तब हम जाके लोन लेते हैं। तो सरकार अपनी संपत्तियों से, अपनी विभिन्न आयों से जब सारे खर्चों को पूरा नहीं कर पाती है, खर्च ज्यादा होते हैं, उस खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार को लोन लेना पड़ता है। तो ये हो गया सरकार को प्राप्त होने वाले आय। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट टर्म है वो है व्यय। व्ययों की बात करते हैं, दो प्रकार के व्यय हैं, जिसमें सबसे पहला व्यय है राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, ठीक है। सरकार के वे व्यय जिनसे ना तो संपत्तियों का निर्माण होता है और ना ही किसी प्रकार की दायित्वों में कमी होती है। मतलब सरकार के वे व्यय जिन्हें देश के विकासात्मक या फिर संचालनात्मक कार्यों पर व्यय किए जाते हैं, ठीक है। तो वो सारे खर्चे जो सरकार को देश के विकास के लिए, देश के संचालन करने के लिए खर्च करने पड़ते हैं, उन सभी व्ययों को हम राजस्व व्यय कहते हैं। इनका किसी भी देश के संपत्ति और दायित्व का कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेतन देना, फॉर एग्जाम्पल प्रशासनिक व्यय होते हैं, संसद चलाना होता है, तमाम होता है। इसके अलावा जो ब्याज का भुगतान होता है, ठीक है। इसके अलावा देश की सुरक्षा में किया गया व्यय, जैसे देश में जो पुलिस है या फिर जो आर्मी है, उन सब के लिए जो व्यय किया जाता है। इसके अलावा देश में सड़कों का निर्माण किया जाता है, सड़कों के निर्माण के लिए व्यय किया जाता है। देश में पार्क बनाए जाते हैं या फिर देश में पुलिया बनाने जाते हैं या फिर किया गया जो व्यय होता है इन सब पे।
तो सरकार के द्वारा देश में के डेवलपमेंट के लिए अनगिनत व्यय करने पड़ते, खर्चे होते, उनका संपत्तियों के निर्माण से, दायित्वों की पेमेंट करने से कोई लेना देना नहीं होता। और देश को चलाने के लिए सरकार को ये सारे खर्चे करने ही पड़ते अनिवार्य रूप से, बिना इसके नहीं चलेगा। जैसे दान देना होता है, सब्सिडी देनी पड़ती है, आर्थिक सहायता दे, ये सब करना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं राजस्व व्यय। राजस्व व्यय के बाद जो दूसरा जो व्यय आता है, जब हम राजस्व व्यय को समझ जाते हैं, राजस्व व्यय के बाद दूसरा जो व्यय होता है उसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय वे व्यय होती है जिससे या तो संपत्ति का क्या होता है, निर्माण होता है, या फिर दायित्व में कमी होती है। ठीक है, इसका संपत्तियों से दायित्व डायरेक्ट होता है। या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल ऋणों का भुगतान कर दिया, भाई पेमेंट कर दोगे लायबिलिटी का तो आपके दायित्व कम हो जाएगा। या फिर हाईवे का निर्माण हो गया, या फिर स्कूल या अस्पताल का निर्माण हो गया, या फिर सरकारी कारखाने का निर्माण हो गया। ठीक है, ये सब सरकार की संपत्तियों को बढ़ाती है, ये सरकार की संपत्तियों को बढ़ा रही है, ये दायित्व कम कर रही है, इसको हम जो बोलते हैं पूंजीगत व्यय। तो सरकार के व्यय करने के तमाम क्षेत्र होते हैं, अलग अलग जगह सरकार को व्यय, बस ध्यान में रखना है, अगर विकासात्मक कार्यों पर व्यय किया जाता है जिसे संपत्ति और दायित्व का लेना देना नहीं है, उसको सार्वजनिक व्यय कहते हैं, सॉरी राजस्व व्यय कहते हैं। और संपत्तियों और दायित्व का लेना देना है तो उसको पूंजीगत व्यय के नाम से जाना जाता है। इतना आपको समझना है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, जो छोटा सा पॉइंट है, शॉर्ट में अक्सर एग्जाम में आता है, वो है बजट के प्रकार। बजट के प्रकार, सरकार जो बजट बनाती है वो कितने प्रकार के सरकार बजट बना सकती हैं। अगर विश्व की अर्थव्यवस्था में बनाए गए बजटों को अगर ध्यान से देखें तो सरकार की बजट दो प्रकार की होती है। एक है संतुलित बजट, ठीक है, और दूसरा जो बजट बनता है उसको बोलते हैं असंतुलित बजट। असंतुलित बजट, बैलेंस और अनबैलेंस। संतुलित बजट क्या है? संतुलित बजट सरकार के द्वारा बनाया गया वह बजट जब सरकार के आय और सरकार के व्यय दोनों ही बराबर होते हैं। यानी कि सरकार ने जितना मिला, मान लो सरकार को 10,000 करोड़ की प्राप्ति हो रही है और सरकार 10,000 करोड़ रुपए ही देश के विकास के व्यय करती हैं, तो ऐसे बजट को हम संतुलित बजट के अंदर, बेसिकली ये बजट किसके द्वारा बनाया जाता है? बेसिकली देश के विकसित देशों के द्वारा बनाया जाता है, या फिर वो देश जिस देश में बहुत ज्यादा क्या होता है, महंगाई होती है, यानी कि जो देश स्फीति की स्थिति में है उस देश के द्वारा बनाया जाता है संतुलित बजट। और देश के 99% कंट्री ये बजट नहीं बनाती है। ठीक है, दूसरा बजट है असंतुलित। असंतुलित इसलिए क्योंकि एक ऐसा बजट जहां पर आय और व्यय दोनों ही बराबर नहीं होते हैं। एक ऐसा बजट जहां पर सरकार की बजट की आय प्राप्तियां और बजट के व्यय बराबर नहीं होते हैं, उसको जो असंतुलित। अब असंतुलन होने की भी दो स्थितियां हैं। ठीक है, तो यहां पर एक होता है बचत का बजट, या फिर इसको बोलते हैं आधिक बजट। आधिक बजट, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट। और दूसरा बजट होता है इसको बोलते हैं घाटे का बजट। घाटे का बजट, इसको बोला जाता है इंग्लिश में डिफिसिट। डिफिसिट बजट। ठीक है, तो दो प्रकार की बजट, बचत का बजट और घाटे का बजट। तो जब हम बचत के बजट की बात करते हैं, यहां पर बचत का बजट क्या है? एक ऐसा बजट होता है जहां पर सरकार को बचत बनाते वक्त, मतलब सरकार के द्वारा बजट बनाते वक्त बचत की होती है, मतलब लाभ की प्राप्ति होती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाली आय सरकार के व्यय से ज्यादा होती है। मतलब सरकार को 1,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति हो रही है,
लेकिन सरकार व्यय करती है केवल 900 करोड़। तो ऐसे में सरकार के पास जो 100 करोड़ रुपए बच गया, तो इसको बोलते हैं बचत करना। और मैं आपको बता दूं 0% कंट्री ऐसी है जो बचत का बजट, क्योंकि सरकार का काम बचत करना है ही नहीं, तो बचत का बजट किसी भी कंट्री के थ्रू नहीं बनाया जाता है। अगर बनाना पड़ा वो उसी केस से बनाना पड़ सकता है जब देश में महंगाई कंट्रोल से बाहर हो, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो उस देश में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार बना सकती है, अदरवाइज सरकार इसको नहीं बनाती है। उसके बाद बेसिकली तो सरकार ये भी नहीं बनाती है, सरकार ये भी नहीं बनाए तो कौन से बेसिकली विश्व की सबसे ज्यादा कंट्री, यूं कहें 99.9% कंट्रीज घाटे का बजट ही तैयार करती हैं। घाटे का बजट एक ऐसा बजट होता है जहां पर सरकार की आय से सरकार की व्यय ज्यादा होती हैं। तो ऐसे में अगर मान लो सरकार की आय 1000 करोड़ है, देश के विकास के लिए सरकार जो है 1200 करोड़ खर्च कर देती है, तो यहाँ पर सरकार 200 करोड़ माइनस में है, तो इसको बोलते हैं घाटा। और सरकार इसी घाटे की पूर्ति करने के लिए क्या लेती है, लोन लेती है बाद में दूसरे देशों से। और इसी घाटे के बजट से निकल के आता है बजट घाटा। क्या निकल के आता है, बचत घाटा, सॉरी बजट घाटा। तो हमें सॉरी किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि लास्ट टॉपिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम जा रहे हैं बजट घाटे में। तो अब हम पढ़ेंगे बजट घाटा। इसको इंग्लिश में बोला जाता है बजट डेफिसिट, ठीक है। तो बजट घाटा क्या है, जब हम बजट घाटे की बात करते हैं, बजट घाटे का मतलब होता है बजट व्यय तथा बजट प्राप्तियों का अंतर। बजट व्यय और बजट प्राप्तियों का अंतर होता है। तो ऐसे में हम समझें कि बजट घाटा बराबर होता है बजट व्यय माइनस बजट क्या चीज, प्राप्तियां। प्राप्तियां कम होती तभी तो घाटा होता है। तो ऐसे में हम यूं कहें कि ये क्या एक ही प्रकार का घाटा होता नहीं, सरकार अपने घाटे को कंट्रोल करने के लिए घाटे को 3 प्रकार में बढ़ती है। तो 3 प्रकार के बजट घाटा है। तो एक है राजस्व घाटा, इसको बोलते हैं रेवेन्यू डिफिसिट, ठीक है। दूसरा है राजकोषीय घाटा, जिसको बोला जाता है फिस्कल डिफिसिट। और तीसरा है प्राथमिक घाटा, जिसको बोला जाता है प्राइमरी डिफिसिट। तो 3 प्रकार के घाटे हैं। तो जब हम यहाँ पर राजस्व, सबसे पहले राजस्व घाटे की बात करते हैं, नाम से पता चला राजस्व, मतलब इसमें केवल राजस्व की चीजें शामिल की जाती हैं। मतलब ये क्या है, सरकार के राजस्व व्यय तथा राजस्व आयोग का क्या है, अंतर है। यूं समझे, ऐसे लिख सकते हैं इसको कि राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। अब बात यह क्या है, इसका मतलब क्यों क्यों देखिए, राजस्व प्लस इससे सरकार की संपत्तियों और दायित्वों का कोई लेना देना नहीं है। मतलब सरकार देश के विकास के लिए, संचालन के लिए इस घाटे को सहन करती है। तो अगर राजस्व घाटा ज्यादा है, राजस्व घाटा बढ़ता चला जाए, इसका मतलब सरकार जो है फालतू के खर्चे ज्यादा करती है, प्रशासनिक व्यय ज्यादा है, अटल सट्टम के खर्चे कम है और सरकार की इनकम, तो इस घाटे को सरकार को कम से कम रखना पड़ेगा। इसके लिए 2 तरीका है, या तो राजस्व आयोग को बढ़ाया जाए, कर बढ़ाया जाए, या फिर राजस्व व्यय है जो प्रशासनिक व्यय है उसको घटाया जाए। पहला ये, इसलिए इसको कैलकुलेट किया जाता है। जो दूसरा घाटा, राजकोषीय घाटा, जिसको बोलते हैं कुल घाटा, और किसी भी देश का राजकोषीय घाटा ही देश के ऋण को बताता है कि कितना हमें उधार लेना पड़ेगा। तो राजकोषीय घाटे का मतलब होता है ये
कुल बजट व्यय माइनस कुल बजट प्राप्तियां, कुल बजट प्राप्तियां किसको छोड़ के? उधार को छोड़कर। क्यों? क्योंकि हमें उधार की ही राशि ज्ञात करनी है। तो देश के जब कुल बजट व्यय की बात करते हैं तो इसमें राजस्व व्यय प्लस इसमें पूंजीगत व्यय दोनों शामिल होता है, और यहां पर भी आपका राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय, केवल उधार को छोड़ के बाकी सब शामिल होता है। और ये देश के कुल घाटे को बताता, जो बताता है कि देश के लिए कितना कर्ज लेने की जरूरत है। ठीक है, इसलिए और यहां पर भी आपको कम से कम राजकोषीय घाटा सुनिश्चित करना चाहिए कि देश के लिए कम से कम घाटा उठाया जाए। जो लास्ट पॉइंट है प्राथमिक घाटा। ठीक है, कौन सा घाटा? प्राथमिक घाटा। अब यहां पर प्राथमिक घाटा हमें यह बताता है जो वास्तव में, ठीक है ना, वास्तविक घाटा, जो वास्तव में देश के लिए लिया गया घाटा होता है, वो घाटा जो, क्योंकि हमें पता है कि घाटे का एक हिस्सा, कर्ज का एक हिस्सा वो होता है जो हम ब्याज भुगतान करने में चले जाते हैं। तो इसके पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? राजस्व घाटे में से हमें क्या करना है? जो ब्याज का भुगतान, ब्याज का भुगतान, जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, जो जो कर्जा ले रखा है वो इंटरेस्ट हमारे देश में नहीं आता, वो देश से बाहर चला जाता है, तो देश के लिए तो लगा ही नहीं। तो ब्याज को छोड़ के हमने देश के लिए कितना खर्चा उठाया, कितना वो लोन लिया है, इस चीज को पता करने के लिए हमें प्राथमिक घाटे की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो पता चल जाता है कि एक्चुअली में देश के लिए कितना घाटा उठाना पड़ा। ब्याज का भुगतान तो करना ही पड़ेगा, उसको हम दो रहने, क्योंकि उधार लिया है तो ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा देश के लिए कितना है, जो देश के डेवलपमेंट के लिए हमने लोन ले रखा है, बुलेट ट्रेन के लिए कितना कर्जा ले रखा है, या फिर हमने देश में जो है रक्षा सामग्री को डेवलप करने के लिए कितना व्यय कर लिया है, अपने अनुसंधान करने के लिए कितना जो है व्यय कर रखा है, इन सब चीजों को बताता है प्राथमिक घाटा। ठीक है, तो ये है बजट के बारे में कंप्लीट। कोई एक टॉपिक आपको लगता है कहीं छूट रहा हो, कोई डाउटफुल रह गया हो? फिलहाल मैंने सारे टॉपिक को कवर किया जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर भी आपको लगता है कुछ छूट रहा है तो जरूर बताइएगा। आपको लगता है कोई पॉइंट रह गया जरूर बताइएगा। आपको लगता है कहीं डाउट है वो भी बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है, पॉइंट क्लियर हो गया, तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।